नमस्कार सभी को। मैं रश्मि साहा। जैसा कि कहा था, जैसा कि वादा किया था, उपस्थित हूँ आप सबके साथ आज कुछ बातें करने के लिए, कुछ आपको सुनने के लिए, कुछ कविताएं शेयर करने के लिए। सो आई होप दिस इवनिंग would be great for all of us. And I already hope कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा हो and you guys are having some really good time और काफी सेफ होंगे आप लोग। मैं रश्मि साहा प्रोफेशनली एक लाइफ कोच हूँ और जिंदगी को इंडोर्स करती हूँ, जिंदगी जीने को इंडोर्स करती हूँ, बताती हूँ, सिखाती हूँ कि जिंदगी कैसे जिया नहीं जाता, लेकिन हाँ, जिंदगी को हम कैसे खूबसूरत जरूर बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जीने का तरीका होता है और उसमें छेड़खानी करने का हक किसी को भी नहीं होता। ये हमारी जिंदगी है और हम उसे डिजाइन करते हैं। मैं बस आपको हेल्प करती हूँ उसे कैसे थोड़ा और खूबसूरत बना लें। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जिसे थोड़ा सा हटा के अगर हम खुशियों में फोकस कर सके, मैं वहां पर आप सबके लिए, आप सबके लाइफ में उतनी सी हेल्प कर देती हूँ। बाकी मैं फाउंडर हूँ मुक्ति मिशन, एक एनजीओ की, जिसको मैंने टैग भी किया है इस पोस्ट में। मुक्ति मिशन एक एनजीओ है जहां पे मैं काम करती हूँ दो बहुत मेजर इश्यूज पे, दो मेजर कारणों पे जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती। पहला, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी, पीरियड्स, जिसके बारे में बात नहीं होती और जिसको लोग समझते नहीं हैं और जिसको जानना भी नहीं चाहते। उसके बारे में बहुत सारे टबूज हैं, बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हैं जिनके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता, बट वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आने वाले जनरेशन तक भी फॉलो होती जा रही है और फॉरवर्ड होती जा रही है रादर। तो मैं वहां पे अवेयरनेस फैलाने का काम करती हूँ, गाँव में, शहरों में, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड इवन पढ़े लिखे बड़े लोगों के बीच में भी, जहां पर उनको शायद पीरियड्स के बारे में या उनके उससे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में नहीं पता है। और दूसरा जो कॉज है जिसपे मैं काम कर रही हूँ वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। यस, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जो कि बहुत 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 जरूरी है एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए और एक शांत लाइफ के लिए। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैली हुई है हमारे आसपास। सो उस चीज से खुद को कैसे बचाएं और अपनी जिंदगी को अपने लिए सबसे पहले कैसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं, कैसे नॉर्मल बनाएं, उस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाती हूँ कि अपनी जिंदगी है, सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हम उसका ख्याल रखें। इसके अलावा पोस्ट आप लोग देख रहे थे, उसमें लिखा था कि मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ, रेक्स का करमवीर अवार्ड। ये थोड़ा बहुत प्यार, आशीर्वाद लोगों से मिला है, वो आप जान जाएंगे धीरे धीरे। ट्रैवलर हूँ और जब आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा काम के सिलसिले में या फिर घूमने के सिलसिले में, आप लोगों से मिलते हैं, आप जिंदगी को देखते हैं, और जब जिंदगी को देखते हैं तो जिंदगी के मोमेंट्स को सेव करने का मन करता है और मैं उन सारे मोमेंट्स को सेव करती हूँ कविताओं के जरिए। बहुत पहले से लिख रही हूँ, पहले सिर्फ अपने लिए लिखा करती थी, उसके बाद फिर लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि अपनी बातों को एक अलग रूप में शेयर किया है। और आज आप लोगों के साथ कुछ अपनी लिखी हुई पोएम्स को भी मैं शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोई डेडिकेशन है तो मैं वो भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट एनीवेज, कहा गया था कि मैं जिंदगी के बारे में और इश्क के बारे में पोएम्स शेयर करूंगी। तो इश्क एक ऐसी चीज है जिससे शायद कोई नहीं बच पाया है। मोहब्बत हम सबको हुई है, प्यार हम सबको हुआ है। कभी कुछ ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको वैसा इश्क मिल जाता है जैसा होने चाहिए, और सामने वाले को भी आपसे उतनी मोहब्बत है। और कभी कभी कुछ बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी से मोहब्बत हुई और आप शायद कभी बता नहीं पाया, आपने कभी बताया नहीं, आप कभी बता नहीं पाए, या आपको वो प्यार मिला नहीं। एक कविता जिससे मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगी वो कुछ ऐसा ही है। पर अपने सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले कवितालय को धन्यवाद कहना चाहूंगी, अखिलेश को धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड कनेक्टिंग मी टू सो मेनी अमेजिंग पीपल। काफी अच्छे अच्छे लेखक हैं जिनके पोस्ट मैंने देखे हैं और मैंने सुना है, और
धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सबका, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है मुझे आज यहाँ पे, अपना वक्त निकाला है और बातें करने के लिए यहाँ पर हम लोग साथ में है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच कवितालय फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है टैलेंट्स को, नए टैलेंट्स को, और जो लोग अपनी बातों को व्यक्त करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, कुछ कविताओं से, शायरी से, नज़मों से, मिसरों से, उनको आगे तक लाना। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप टीम कवितालय। सो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो मेरे लिए, कुछ बातें हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मैं शुरुआत करती हूँ आज की कविता से। कविता है जिसका शीर्षक मैंने दिया है काश। बहुत ही कॉमन वर्ड है हम सबके लाइफ में, काश में हम सब जीते हैं। तो देखिए इन्होंने काश में क्या लिखा है। लिखा है कि कितना प्यार है तुमसे, काश ये कभी बता पाती। कितना प्यार है तुमसे, काश ये कभी बता पाती। तड़पते हैं जो एहसास, बिलखते हैं, कभी झूमते हैं जो खुशी से, काश उन्हें तुमसे मिला पाती। काश ये प्यार कभी जता पाती। आंखों में जो चमकते हैं, कभी आंसू बन के छलकते हैं, आंखों तक ही रुक जाते हैं जो जज्बात, काश उन्हें शब्दों में कभी बता पाती। काश ये प्यार कभी जता पाती। खुश नसीबी है मेरी पाना तुमको, चाहा है जो तुमने मुझे बेइंतहा बेपरवाह की तरह, काश ये गुरूर किसी को दिखा पाती। काश ये प्यार कभी जता पाती। मेरे हो के भी मेरे नहीं हो तुम, मेरे हो के भी मेरे नहीं हो तुम, एक फरिश्ता हो किसी और जहां के, किसी और के हो तुम, काश उस जहां से तुम्हें चुरा पाती। कुछ रूहानी पलों को अपना बना पाती, इन धड़कनों को तुम्हें सुना पाती, तुम्हारी खुशबू खुद में बसा पाती। काश ये बता पाती कितना प्यार है तुमसे। इतना सा था काश। इसके साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि अगर दिल में कोई बात है, चाहे वो किसी के लिए कोई अच्छी बात है, चाहे किसी से कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो बोल दे। क्योंकि जब वो वक्त चला जाता है, जब वो इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो हमें फिर ये बात कहने का मौका कभी नहीं मिलता। और जब मिलता है तो शायद इंसान बदल जाता है, आप बदल जाते हैं, शायद वो माहौल बदल जाता है। काश में ना जिए, जो है उसे करें, जो आपका मन हो वैसी जिंदगी जिए। अगर किसी से कोई बात है, दिल की बात है, कोई अच्छी बात है, कोई गिला है, शिकवा है, तो उसे क्लियर कर लें और बैगेज को जिंदगी में ना लेके चलें। खुश खुश फ्री हो करके आगे जिंदगी जिए। जिंदगी से एक बात आई, जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उससे एक ख्याल आया है मुझे। ये कविता मैंने नहीं लिखी है, पर मैं शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि इस कविता के पीछे मैसेज बहुत अच्छा है। हम आज के टाइम पे हम जिंदगी तो जी रहे हैं, अपनी जिंदगी लेकिन शायद कम जी रहे हैं। दूसरों की जिंदगी में हमें ज्यादा दखल अंदाजी देना पसंद है। हम ये जरूर देखते हैं कि सामने वाले की जिंदगी में चल क्या रहा है, और जैसे ही हमें दिखता है कि कोई इंसान अपनी मनमर्जी से जी रहा है, कोई इंसान खुशी खुशी जी रहा है, या कोई इंसान अगर खुश है, किसी प्रॉब्लम में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, ठीक है। और हम बिना मतलब का हर छोटी बात का बवाल खड़ा करते हैं, बिना मतलब का हर चीज में बाल की खाल निकालते हैं। तो एक कविता है, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, और ये भी मजे की बात है कि एक कविता को न जाने कितने पोएट्स ने इंटरनेट में अपने नाम से पोस्ट करके रखा है, जो कि सही बात नहीं है। हम कवितालय के पेज में है, कविता आर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पोएट्स हैं तो प्लीज किसी के आर्ट फॉर्म को, किसी के राइटिंग को, किसी के कला को प्लीज अगर कॉपी कर रहे हैं तो क्रेडिट्स जरूर दें। हाँ, उसे चोरी ना करें। बड़ा खराब सा लगता है अगर आप दिल से कोई बात लिख रहे हैं, कोई चीज आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और उसे कोई अपने नाम से बेच दे, अगर कोई अपने नाम से उसे
मतलब अगर लोगों तक पहुंचाए तो जो क्रिएटर है उसे बड़ा खराब लगता है, और आपको भी शायद पसंद नहीं आएगा अगर आपकी तारीफ हो रही है और उसके पीछे आपकी कोई मेहनत ही नहीं है। मजा आएगा क्या? शायद नहीं आएगा। तो सुनिएगा जरूर, इस पोएम के पीछे यही कहानी है कि इस पोएम को जब मैं ढूंढने के लिए गई गूगल पे, तो मुझे बहुत सारे राइटर्स मिले जिनके नाम से ये कविता लिखी गई है। लिखा जिसने भी है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो प्लीज मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। सुनिएगा जरूर। कविता को का नाम, को शीर्षक ऐसा है कि कितना बवाल होता, ठीक है, जो हम बवाल मचाते हैं। समंदर समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। सोचिए। थी खामोशी मेरी फितरत में, थी खामोशी मेरी फितरत में, तभी बरसों निभ गई लोगों से। हम चुप थे। थी खामोशी मेरी फितरत में तभी निभ गई लोगों से। मुंह में अगर हमारे भी जवाब होता तो सोचो कितना बवाल होता। सबको जवाब मिल जाता तो। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नजर में सदा बुरे ही रहे। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नजर में सदा बुरे ही रहे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। इतनी सी कविता है, 8 लाइनों की कविता, और कितनी बड़ी बात कह दी है कवि ने। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि सच में हम लोग इतनी जो हाय तौबा मचाते रहते हैं, हर बात पे बिना चीजों को समझते, हर बात पे लड़ना चाहते हैं, हर चीज में डिस्कशंस करना चाहते हैं जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। अगर सच में वो प्रॉब्लम होती तो क्या हम सब झेल पाते उस चीज को? नहीं। तो इसीलिए नेगेटिविटी ना फैलाएं। जो चीज प्रॉब्लम है, जो जो चीजें हैं उसके तह तक जाए, और अगर सच में कोई बात है तो उसे सॉल्व करें, बवाल ना मचाए। खैर, आई होप आप लोगों को मेरी कविताएं या जो भी मेरे चॉइसेस हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। अगर मेरे बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हो तो अच्छा, मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि मैं पेशे से अब नहीं, लेकिन हाँ, बाय एजुकेशन आई एम ए सिविल इंजीनियर, और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ सिविल इंजीनियर। और अगर आप में से कोई दर्शक हैं जो सिविल या टेक्निकल फील्ड में या कोर फील्ड में होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये कितना टफ लाइन होता है, स्पेशली फॉर अ फीमेल बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, और लाइफस्टाइल भी, वर्क स्टाइल भी, वर्क कल्चर भी बहुत डिफरेंट होता है। तो वहां से हमने शुरुआत करी। चैलेंजिंग था बट लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस भी मिले, पर जो भी था उसने कुछ ना कुछ सिखाया, और जो भी हूं अभी, हर एक चीज एक कनेक्टिंग डॉट थी। और वहां से फिर लाइफ सच हुआ, एक्सपीरियंसेस मिले, अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्रोफाइल्स में काम किया, एंड देन आई स्विच टू लाइफ कोचिंग समहाउ। और ये मेरी छोटी सी कहानी है। अभी लोगों से बात करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में मेरे सेशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टॉपिक्स में मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल सेशंस होते हैं कि अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को अगर प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को प्रिपेयर करना है, या फिर अगर कोई अडल्ट है, या फिर कोई ऑलरेडी वर्किंग कॉर्पोरेट में कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनकी लाइफ की इश्यूज हैं, किसी के पर्सनल इश्यूज हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बातें करती हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और खुशियाँ फैलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा, पर मुस्कुराते रहना चाहिए। और अब मैं 5 मिनट लेती हूँ और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। सबका नाम लेना, सबको काउंट करना शायद मुश्किल नहीं होगा, तो मुझे पहले ही क्षमा करें, आप, माफ़ी मांगती हूँ। बट हेलो एवरीवन, I'll read the questions
मुझे आपकी हेल्प चाहिए, किसी ने कहा है जी। डेफिनेटली अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे पर्सनल विंडो पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। किस तरीके से आपकी हेल्प करनी है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करके वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। आप लोग में से कोई भी अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी और हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टर मोनू शर्मा सेज गुड वर्क, thank you so much. Mr. SK Jha says you're a good speaker, it's really impressive, and I am also a poet. Very nice, and I really hope to hear you someday. किसी दिन आपकी रचना सुनने का भी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। Hi Kumar Sunny, good evening. Kumar Sunny, I'm waiting for your latest poem. Okay, yes, of course. कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लेटेस्ट पोएम जो कल मैंने पोस्ट किया था वो सुनाऊंगी। छोटा सा है बट डेफिनेटली आई बी शेयरिंग दैट विथ यू। हेलो राज उत्कर्ष। कुमार सनी सेज आई एम ग्रेट। थैंक यू सो मच। मेरा मानना है कि हर इंसान का पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपको लगता है कि मैं ग्रेट हूं तो ये आपका पर्सपेक्टिव है। मैं एक बहुत सिंपल इंसान हूं। अंकित वर्मा, काश कहीं ऐसा होता। यस, काश में ना जिए। थैंक यू अरुण पाठक जी, अंकित वर्मा। या एग्जैक्टली, वाह, अगर दिल बेनकाब होते तो कितना बवाल होता। ओके नितेश, थैंक यू। प्रज्ञा, हाय, थैंक यू। कमल जी, वाह क्या बात है। अरुण जी, थैंक यू। अंकित ने बहुत लंबा मैसेज लिखा है। मैम, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको किस चीज़ ने ड्राइव किया सोशल इश्यूज की तरफ कुछ करना चाहिए? ओके, एंड क्या लिखा है कि चाहिए इन पोइट्री को कि आप किसी तरीके से अपने काम से। यस अंकित, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अंकित ने कि मैम आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको किस चीज ने ड्राइव किया सोशल इश्यूज की तरफ कुछ करने के लिए, और क्या पोइट्री को इससे रिलेट करती हैं अपने काम से? यस डेफिनेटली, मैं पोइट्री को डेफिनेटली रिलेट करती हूँ, क्योंकि कला, आर्ट, मुझे लगता है एक ऐसा मीडियम है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग जब डी स्ट्रेसिंग की बात आती है। आप देखिए, अगर आप में से किसी को खाना बनाना पसंद है, या किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को गाना पसंद है, हम लोग को कितनी खुशी मिलती है जब हम अपनी किसी ऐसे एक्टिविटी को करते हैं। सोच के देखिए, सो दिस इज हाउ आर्ट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ। हमारी जिंदगी को कला बहुत खूबसूरती से इम्पैक्ट करता है और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। इस बात को जरूर सोचिएगा। पोयम भी उसी तरीके से होता है। जब एक कवि या एक शायर कुछ लिखता है तो हम वाह क्यों करते हैं? सिर्फ क्योंकि हमें सिखाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके शब्दों से हम अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट कर पाते हैं, अपने इमोशंस को कनेक्ट कर पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा एक और दोस्त है जो हमारे जैसे सोचता है, और हमारी सोच में कोई गड़बड़ नहीं है। हम सिर्फ अकेले परेशान या दुखी या खुश या फिर पागल एज इन क्रेजी, हैप्पी क्रेजी नहीं है। तो इसीलिए हमें एक दोस्त मिलता है जो हमारे जैसा सोचता है। दूसरी चीज, हम अपनी भावनाओं को एक बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट होता हुआ देखते हैं, और यही चीज मैंने इनफैक्ट आपने अच्छा किया बताया, मैंने अपनी पोएट्री की बहुत सारी सेशंस रखे हैं जहां पे पोएट्री और मेंटल हेल्थ को कनेक्ट करके मैंने सेशंस रखा। अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज रखा था जहां पर मैं पुराने उन पोएम्स को जैसे चांद का कुर्ता हो गया, पुष्प की अभिलाषा, और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत पोएम्स थे जो हमारे बहुत महान कवियों ने लिखा था। मैंने उनको रिसाइट करना शुरू किया अपने नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल में, और मैंने देखा लोग कितने खुश थे उनको सुन करके, क्योंकि हम भूल चुके हैं उन सारे पोएम्स को। लेकिन हमें याद है कि हमने कैसे रट्टा मारा था उन्हें, कभी स्टेज पे सुनाया था, कभी टीचर्स को सुनाया था, कभी घर में जो गेस्ट आते हैं उनको सुनाया था। तो उनकी जो पुरानी यादें थी वो वापस आई उन पोएम्स के साथ, और उन यादों के साथ उनकी बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी यादें आई। तो इस तरीके से अंकित, मैंने अपने पोएम्स को आर्ट को मैंने कनेक्ट किया अपने कॉज के साथ, अपने काम के साथ। और आपने जो पूछा सिविल इंजीनियरिंग, आई थिंक छोटे लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते गए, और ऐसे फील होता रहा कि कुछ करना चाहिए। और करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक एनजीओ चाहिए या कुछ अच्छा काम करना है, आपको किसी को खुशी फैलानी है, पहुंचाना है आपको, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करें, या आपका एनजीओ हो या बहुत बड़े इंसान हो। हमारे घर में
हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमारे टीचर्स हैं, अगर हम वहां से भी शुरुआत करते हैं, या फिर वहां से छोड़िए, अगर हम खुद से शुरुआत करते हैं, अपनी खुशी, अपनी वेलबींग के बारे में अगर कोशिश करते हैं, वहीं से तो शुरू होती है सोसाइटी। मानते हो नहीं आप इस बात को? सोसाइटी बिगिंस फ्रॉम यू। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को मानती हूँ। अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम कंप्लीट नहीं हैं, तो हम सामने वाले को कभी भी वो सारी क्वालिटीज या स्किल्स शायद नहीं दे पाए। तो खुद से शुरू कीजिए, खुशियां फैलाना, अच्छा करना, हेल्प करना। सिर्फ हमेशा गरीबों को हेल्प करने की जरूरत नहीं होती है, कभी हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत हेल्प चाहिए रहती है। कभी हमने देखा है, सोचा है इस बारे में? नहीं ना? तो सोच के देखिए, और फिर अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली। हाँ, किसी ने कहा है मैम 2 लाइन सुना दीजिए। डेफिनेटली सुनाऊंगी मैं आपको। एक पोएम सुनाती हूँ, अपने बारे में ही है कुछ। मुझे नहीं पता कुछ ऐसे पोएट्स हैं कि नहीं है, पर हाँ, मैं कभी कभी अपने बारे में भी कुछ लिख देती हूँ। लोग पूछते हैं कि रश्मि आप हो कौन, आप क्या हो? क्योंकि जब आप मेरी जिंदगी में थोड़ा सा पीकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई एम एवरीवेयर। मैं जिंदगी को खुल के जीने में बिलीव करती हूँ, और हर तरीके से जीने में बिलीव करती हूँ, और किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए करती हूँ। तो मेरा मानना है कि परतों में आजाद इस रूह को कुछ मुलाकातों में कहां समझ पाओगे। कुछ परतों में आजाद, ध्यान से सुनिएगा, कुछ परतों में आजाद इस रूह को कुछ मुलाकातों में कहां समझ पाओगे। समंदर हूं, समंदर हूं ख्यालों का, एहसासों का, अल्फाजों का। समंदर हूं ख्यालों का, एहसासों का, अल्फाजों का। जहां तक डूब पाओगे वहां तक ढूंढ पाओगे। सो मैं ये रश्मि आपके लिए, मुझे शायद एक दिन में समझना थोड़ा मुश्किल होगा एक मुलाकात में, पर मुझे ऐसे लगता है ना, जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए, परतें होनी चाहिए, और हर परत में डूब करके जिंदगी को और समझना चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द कमेंट्स, इस कविता से संबंधित कोई बवाल, दिलचस्प घटना। राजकुमार जी, वही ये कविता मैंने नहीं लिखी, और इससे रिलेटेड किस्सा यही था कि जब मैं ये ढूंढने के लिए गई कविता कि किसकी कविता है, तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि कितने सारे कवियों ने इसे अपने नाम से लिखा। और तभी मुझे लगा कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किसी के आर्ट फॉर्म को चोरी ना करें, अपने नाम से ना उसे आगे बढ़ाएं। तारीफ अगर बटोरनी है तो अपने नाम की तारीफ हो तो बहुत मजा आएगा। फिर कहते हैं, मैम जैसा आपने बताया कि आप मुक्ति मिशन चला रही हैं, को कितना मुश्किल होता है रिमोट एरियाज में जाके मैसेज पहुंचाना। देखिए, सच कहूं तो ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। पीरियड्स जैसी चीज, मेंस्ट्रुएशन, या फिर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सबको लगता है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम पागल हो गए हैं या फिर हम मेंटली इल हैं। जरूरी नहीं है। बहुत बार कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ लाइफ में इश्यूज होते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको इल होना जरूरी है। और रही बात मेंस्ट्रुएशन की, तो तकलीफ तो होती है, चैलेंजेस होते हैं। स्टार्टिंग मैंने किया था, जब मैंने डोर टू डोर लोगों के घर से जाकर के उनको बोलती थी कि आइए, आपसे बात करनी है, आपकी हेल्थ के बारे में बात करनी है। बट होता चला गया, लोगों का सपोर्ट मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया। तो काम करना है तो चैलेंजेस तो झेलने पड़ेंगे, मेरा मानना है। वरना घर के कंफर्ट में बैठना भी आसान होता है, वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जिंदगी खुद चूज करनी होती है, मैंने ये चूज किया। ठीक है मैम, मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। एक बारी मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूँ। इट वुड बी ग्रेट इफ यू टेल मोर अबाउट डिफिकल्टी एंड हर्डल्स यू फेस। डेफिनेटली झलक, आई वुड डेफिनेटली टेल मोर अबाउट माय डिफिकल्टीज, बट आई थिंक हम लोग एक पोएम के सेशन में आए, तो मैं कुछ पोएम्स भी सुना दूं। प्यार के बारे में हमने सुन लिया, अब एक बहुत फेवरेट पोएम है मेरी, जो लोगों को काफी पसंद आई थी, तो मैं वो पोएम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी भी पर्सनल फेवरेट पोएम है, ठीक है। इसके पीछे कहानी है, सुनिएगा जरूर, और आई थिंक आप सबको इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। तो 2 मिनट के लिए मेरी आवाज पे फोकस कीजिए।
आंखें बंद करना चाहें तो आंखें भी बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए जब बच्चे थे और शायद कोई पहला क्रश होगा आपका जिसके साथ आप बड़े हुए, या कोई दोस्त ऐसा जिससे आपको शायद इश्क हो गया हो लेकिन कभी बताया नहीं पाए। आंखों आंखों में शायद मैसेजेस मिल गए होंगे लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब होता यूं है कि 10 साल 20 साल गुजर गए, आप अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, जॉब, पढ़ाई, शादी, बच्चे सब हो गए और आप वापस मिलते हैं किसी दिन, किसी चाय पे, कॉफी पे, या एक दूसरे के घर के छत पे, या कभी गार्डन में, झूले पे, राइट? तो ऐसे एक सिचुएशन में कुछ लिखा है मैंने, याद कीजिए जिनको आपने सोचा होगा जो मैं कहानी सुना रही थी। आज आज तुमसे मिली तो अंदाजा हुआ कि इस वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में एक जिंदगी ही बीत गई है। आज जब तुमसे मिली तो अंदाजा हुआ कि इस वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में एक जिंदगी ही बीत गई है। मेरे बचपने में वो तुम्हारी चहकती हंसी, मेरे बचपने पे वो तुम्हारी चहकती हंसी और तुम्हारे लड़कपन की ताजगी में वो खो जाना मेरा। उम्र के इस फासले, उम्र के इस तकाजे, उम्र के गुजरते गुजरते, उम्र के इस पड़ाव में तू कहीं मुझसा, मेरी कुछ आदतें तुझसी हो गई हैं कि इस वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में शायद एक जिंदगी ही बीत गई है। चश्मे का पावर, वो हंसी के पीछे खुशी, वो बातों की गहराई और वो माथे पे लकीरें, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कमी हो गई है। फिर से सुनिएगा ये, चश्मे का पावर, वो हंसी के पीछे खुशी, वो बातों की गहराई और वो माथे पे लकीरें, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कमी हो गई है कि इस वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में एक जिंदगी ही बीत गई है। वो छत की जमीन पे बैठे बातों का सिलसिला और शाम की परछाई में हमारी मुलाकातों के निशान, उन पलों को आज तुम तक दोहराते हुए खुशी तो बहुत हुई, पर तुम्हारे जाने के बाद मेरी पलकें कुछ भीग सी गई हैं कि आज तुमसे मिली तो अंदाजा हुआ कि इस वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में शायद एक जिंदगी ही बीत गई है। इतना ही सा था कि किस तरीके से आप मिलते हैं और आपको अंदाजा होता है कि किस तरीके से वक्त के साथ सारी जिंदगी और सब कुछ बीत गया है। नीतेश, थैंक यू। अच्छा, नीतेश कहते हैं मैम कैन यू प्लीज टॉक अ लिटिल अबाउट योर फेवरेट पोएट्स हु हैज इम्पैक्टेड यू अ लॉट। नीतेश, मैं सच कहूँ मैंने ज्यादा पढ़े नहीं है पोएट्स को, लेकिन गुलजार साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उनके बारे में मैं शायद कुछ नहीं कह पाऊँ, मैं बहुत एक छोटा सा जर्रा हूं उनके सामने, लेकिन उनकी आवाज, उनकी लिखावट, जो गहराई है, मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है कुछ भी ऐसा नहीं स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ, जब उनको सुनती हूँ तो मैं शायद किसी और दुनिया में होती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको, लेकिन हाँ, आई हैव नॉट बीन अ गुड रीडर, आई वुड से पढ़ती नहीं हूँ ज्यादा लोगों को। लिखने का भी जब लिखने की बात आती है तो बस मैं रैंडमली मैंने लिखना शुरू किया था, अपने ख्यालों को लिखना शुरू किया था और मुझे लगने लगा कि ये तो पोइट्री है और लोगों को पसंद आने लगा और एनकरेजमेंट मिला। ऐसा कहानी है। सो या दैट्स इट। मिस्टर एस की झा, थैंक यू सो मच। उज्जवल मैम, आपकी पसंदीदा कविता सुनाइए। अभी जस्ट सुनाया मैंने। ओके, थैंक यू कुणाल। राजकमल सिंह जी, थैंक यू। प्रज्ञदीप जी, थैंक यू। उज्जवल, थैंक यू। आई मीन सभी अब टॉकिंग, थैंक यू।
ओके, आई एम जस्ट सीइंग कि कोई क्वेश्चन है तो मैं उस सवाल का जवाब दे दूं। मैम एक शायरी सुना दीजिए। चलिए एक और शायरी सुनाती हूं मैं। डिफरेंसेस की बात करते हैं। बहुत बार हम हमें जो सेश होता है, डिफरेंस काफी ज्यादा होता है एटीट्यूड में, बिहेवियर में। तो अगर दो लोग हैं जो अलग अलग लोग हैं, उनकी सोच, उनके बिहेवियर अलग है, तो उनके बारे में मैंने चार लाइनें लिखी हुई है कि मैं झील सा शांत और ठहरा हुआ, मैं झील सा शांत और ठहरा हुआ, और तू चंचल मनमौजी झरने सी। मैं झील सा शांत और ठहरा हुआ, तू चंचल मनमौजी झरने सी। तू कहाँ मुझ में मिलने की बात करती है, तू कहाँ मुझ में मिलने की बात करती है। एक से होके भी अलग अलग होंगे सदा, एक से होकर भी अलग अलग होंगे सदा। तू तो मिलने से पहले ही बिछड़ने की बात करती है। तो दो अलग लोग किस तरीके से मिलते हैं और मिलके भी बिछड़े रहते हैं या सच में मिल जाते हैं, ये वो बात थी। कुछ सवाल देख लेते हैं। मनीष जी, आपने कहा है गुलजार क्यों और नहीं है क्या दुनिया में। मुझे ये आपकी बात समझ में नहीं आई कि गुलजार ही क्यों, और कोई बिल्कुल है दुनिया में, बिल्कुल है। दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, लेकिन बात वही होती है कि हर कोई आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी जिंदगी को नहीं छूता। और हम कहते हैं ना कि खुश तो इंसान भगवान से भी नहीं है। तो हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता, हर कोई हर किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए गुलजार साहब, क्योंकि शायद उनकी बातों को मैंने ज्यादा सुना, ज्यादा मैं उनके काम के आसपास आई, इसीलिए। और उनकी उनकी कहानियां पता है, उनके बारे में भी मुझे पता है कुछ। उनको मैंने थोड़ा पर्सनल भी जाना, तो इसीलिए शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाई उनसे। बाकी दुनिया में तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में लोग की कमी नहीं है। अविनाश कहते हैं मैम हर बात पर आपकी कविताओं में इतना अपनापन होता है, ना चाह कर के भी सुनकर सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव, फॉर द इमेंस लव। थैंक यू सो मच अंकित। मयंक कहते हैं लविंग योर कोट्स मैम, इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच, इफ इट ऑल इट्स इंस्पायरिंग। थैंक यू। मिस्टर एस के झा, व्हाट इज योर विजन। मैंने बताया आपको, विजन यही है कि मैं अपने लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहती हूँ जो शायद मुझे नहीं मिली। सिंपल सा विजन ये है। और दूसरी बात, बहुत स्ट्रांग मानना है कि दुनिया में जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जा सकती है, उसी तरीके से पॉजिटिविटी फैलाना भी आसान होता है। बस तरीका अगर सही हो तो पॉजिटिविटी और अवेयरनेस और सेल्फ लव को हम उसी तरीके से फैला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से आजकल लोग नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, हर बात पे लड़ाई झगड़ा बहस, हर बात पे डिसएग्रीमेंट्स, हर बात पे बहस। तो मुझे लगता है कि प्यार की ज्यादा जरूरत है हमारे दुनिया में, ठीक है। और नेगेटिविटी फैलाने के लिए स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। जो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो आप में है। सो बस वही है, सिंपल सा विजन है। राजकमल जी कहते हैं मैम, इतना कुछ कहती हैं और आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, वो क्या चीज है जो आपको इतना मोटिवेट रखता। दैट इज अ वेरी स्वीट क्वेश्चन राजकमल जी।
देखिए कहानियां हैं बहुत इसके पीछे कि मुझे क्या मोटिवेट करता है, पर मुझे आई थिंक यही मोटिवेट करता है कि जिंदगी बस एक बार ही मिलती है। कुछ लोगों को 2 बार मिल पाती है, और शायद मुझे दूसरी बार मिली, दूसरी बार मौका मिला है। तो पहली जिंदगी खुद के लिए होती है, मैंने कहीं सुना था। दूसरी जिंदगी दुनिया के लिए होती है। तो मैं अपने लिए भी जीती हूँ, और अगर मेरे जीने से, अगर मेरे जीने के तरीके से, मेरी एनर्जी से अगर किसी और की जिंदगी में कोई खुशी आती है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, लोगों ने मुझे बताया है, बस वो मुझे मोटिवेट करता है। तो इसीलिए कभी अगर मुझे लगता भी, क्योंकि इंसान हूँ, बुरा मुझे भी लगता है, दिल मेरा भी टूटता है, दुखी मैं भी होती हूँ, तो मुझे बस ये याद आता है कि शायद मेरे एक बारी खुश हो जाने से शायद मेरे आसपास के लोग और ज्यादा खुश हो जाएं। बस वो मुझे मोटिवेट करता है। और बाकी मैं अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, और बहुत ज्यादा वक्त बिताती हूँ अपने साथ, अपने आप को टटोलने में, जानने में, समझने में, खुश रखने में। ये सब चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं। कुछ दर्द बात कीजिए अपने लफ्जों से। दर्द, आई थिंक मेरे मोस्टली पोइट्री में दर्द ही है। लोग हमेशा ये बोलते हैं कि तुम्हारे पोइम्स में इतना दर्द क्यों होता है, और मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान को एक रस पसंद होता है। तो शायद मुझे ये विरह रस, या फिर जो है जिसमें मैं लिखती हूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ उससे। मे बी दैट्स द थिंग। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या ये जरूरी है कि आप अपने सपने पूरे करने के बजाय जिसको आप प्यार करते हैं उसके सपने पूरे करना में उसकी हेल्प करें? अगेन, बिल्कुल। अगर आप देखिए, ये पीयूष जी, ये बिल्कुल पर्सनल डिसीजन होता है। ये कोई सही गलत, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए सही है वो दुनिया वालों के लिए गलत हो सकता है। तो सही और गलत का फैसला ये हमें खुद करना होता है। हमें जो लगे सही, हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर मेरी प्रायोरिटी मेरी खुशी है तो मैं जो कर रही हूँ वो मेरी खुशी होगी। अगर मेरी प्रायोरिटी सामने वाले की खुशी है तो मैं जो भी डिसीजन लूंगी वो वैसे सही है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने सपने छोड़ करके दूसरे के सपने पूरे करने में उसकी मदद कर रहे हैं, और ये आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं कराएगा, कभी भी आप खुद को कोसेंगे नहीं, कभी भी आप अपने आप को सवाल नहीं करेंगे, तो दिल खोल के उसकी मदद कीजिए। शायद आपका काम उसकी जिंदगी में यही हो, शायद आपका रोल उसकी जिंदगी में यही हो। ये मेरा मानना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, क्या पता सामने वाला एहसान फरामोश निकला और आपने उसकी मदद कर दी, और कल को उसी ने पलट के आपको ये कह दिया कि खुद के लिए तो कुछ किया नहीं, मेरी क्या हेल्प करोगे, तो आपको बुरा लग सकता है। तो अगर आप उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, देन प्लीज गो अहेड, डू दैट। जैसा मैंने कहा, सही गलत कुछ नहीं होता। पोएट्री लिखने या पढ़ने से अपने लाइफ में कोई चेंज देखा? नहीं, आई डोंट थिंक सो अविनाश। चेंज जैसा तो कुछ नहीं, बट हाँ, मुझे खुशी बहुत मिलती है जब मैं कुछ लिखती हूँ, तो मुझे खुद में अच्छा फील होता है, दैट्स ऑल। या लाइफ में ऐसा कोई मुझे चेंजेस कुछ ऐसा नजर नहीं आया। और रही बात, आपने शेर और शायरी की बात करी है, लिखने की बात करी है, तो अगेन फिर से कुछ 4 लाइनें पढ़ूंगी। बहुत बार क्या होता है कि हम इम्प्रेस करने के लिए ना शेर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सेशंस में अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए, अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शेर पढ़ते हैं, कभी कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी। उसी के बारे में लिखा है मैंने कि मैं शायरा हूं, मैं शायरा हूं और मुझे नज्म पसंद है। तुम नज्मों की किताब ढूंढने मत लग जाना, जब आना तो बस अपना दिल और उसकी गहराई लाना। तुम जब आना तो बस अपना दिल और उसकी गहराई लाना। उसमें छुपा इश्क, दर्द, ख्वाब मुझे सब सुनाना। क्योंकि जब बातें गहरी होती हैं, क्योंकि जब बातें गहरी होती है ना, तो खुद में यूं ही शायरी होती है। मानते हैं आप इस बात को कि जब बातें गहरी होती हैं तो खुद ही शायरी होती हैं? वहां पे जरूरत नहीं होती किसी और की बातों को पढ़ करके सामने वालों के साथ कनेक्ट करने की। एक और कविता सुनाऊंगी जो मैं लोगों के बारे में कह रही थी, बहुत सारी बातों के बारे में कह रही थी कि
चेहरों पे परतें यहां सबकी होती हैं, चेहरों पे परतें यहां सबकी हैं। जिनमें हिम्मत होती है वो दिखा देते हैं, जिनमें हिम्मत होती है वो दिखा देते हैं। उन लोगों की बात और है जो खुद से भी अपनी हकीकत छुपा देते हैं। तो ऐसी बात है जनाब कि पर्दे सब लेके घूमते हैं, बस एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और इसी बीच में थोड़ा वक्त देख लूं, क्योंकि आई थिंक 45 मिनट्स हो चुके हैं। मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है आप लोगों से बातें करके, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख करके। एक पोयम है, वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली सुनाना चाहूंगी। एक औरत के हिसाब से लिखा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में से काफी लोग इस चीज को कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सुनिएगा जरूर। कविता का शीर्षक है कुछ ज्यादा हूं मैं। हम लोग हमेशा हर किसी को, अभी मैंने पर्सपेक्टिव की बात करी थी कि हम लोग हमेशा सामने वाले को अपने पर्सपेक्टिव से ही आंकते हैं, देखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया निखिल। ओके, कुछ ज्यादा हूं मैं। प्यारी सी गुड़िया, एक नन्ही सी जान, खुशियों की किलकारी और सुकून और आराम, इन सब से थोड़ा ज्यादा हूं मैं। बोर्ड्स की टॉपर, कॉलेज की शान, घर की रौनक और कॉलोनी का हब सबसे हॉट माल, इन सब से थोड़ा ज्यादा हूं मैं। नई वाली बहू, एक जीवन संगिनी, तुम्हारे नाम के साथ जोड़ने वाली अपना नाम, इन सब से थोड़ा ज्यादा हूं मैं। बेस्ट एम्प्लॉय, एक इंस्पिरेशन, सबको जोड़ने वाली कड़ी, या तुम पे अपनी जिंदगी लुटा देने वाली सुपर मॉम, इन सब से थोड़ा ज्यादा हूं मैं। तुम्हें डांटने वाली दोस्त, एक कॉफी पार्टनर, तुम्हारे दिल की धड़कन या तुम्हारे रात की तन्हाई का एक सामान, इन सब से थोड़ा ज्यादा हूं मैं। जिद्दी हूं, कमजोर हूं, तबाही हूं और वक्त वक्त पे मजबूर भी हूं। रोशनी की तेज हूं और दर्द का अंधेर भी हूं। आजाद हूं, अंदाज हूं, एक आवाज हूं। ललकार हूं, शोर हूं, एक मीठा सा आवाज हूं। पर जो भी हूं, इन सब से थोड़ा ज्यादा हूं मैं। तो याद रखिएगा कि हम जिस भी तरीके से एक इंसान को, ये मैंने फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखा है, पर किसी भी इंसान को जब हम आंकते हैं, उसको जज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो उस जजमेंट से परे है। हर इंसान की खूबी, उसकी खूबसूरती हमारे अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज्यादा है। तो अपना एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा ज्यादा रखें, क्योंकि हर इंसान कुछ ज्यादा ही है। राइट? सो अगर आपके पास कुछ और सवाल है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अविनाश कहते हैं सुनना जरूरी है पर समझना भी। बिल्कुल अविनाश, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स FB लाइव कि आपकी इस वीडियो को हम फिर से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस वर्ड्स। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू सो मच झलक। एंड देखते हैं अगर मेरे पास कुछ और अच्छी अगर कविताएं हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो। दोस्ती के बारे में एक छोटी सी चीज, एक कुछ लाइनें लिखी, एक छोटा सा नज्म लिखा है मैंने, सुनिएगा जरूर। कि मेरी आजकल की दोस्तियां ना बड़ी कंफ्यूजिंग सी होने लगी हैं। आजकल वो पुराना एक डायलॉग, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और पता नहीं दोस्ती थोड़ी कंफ्यूजिंग होती जा रही है। मे बी आई एम टू ओल्ड स्कूल फॉर ऑल दिस, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती वही होती थी कि एक दूसरे को जानो, समझो, बातें करो, वक्त दो, एक्सेप्ट करो एक दूसरे को, और फिर सालों बाद आपको रियलाइज होता था अरे हम तो दोस्त बन गए। आजकल तो सीधे मुंह पे पूछते हैं विल यू बी माई फ्रेंड, बट हाउ डू आई टेल यू माई फ्रेंड कि फ्रेंडशिप ऐसे नहीं होती है, यू नो।
तो और उसके पीछे भी इतने सारे बीच में उसके भी इतने थिन लाइंस होते हैं, इतना ओवरलैपिंग होता है कि बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि दोस्ती होती क्या है। तो कुछ लिखा है मैंने कि मेरी दोस्ती को तुमने कभी तुमने मेरी दोस्ती को तुमने कभी मेरी कमजोरी समझा, कभी मेरी दोस्ती में दिखे तुमने बेबुनियाद इशारे। बहुत बार होता है कि हम क्लियर नहीं हो पाते अपने इंटेंशंस को लेकर के। उस बारे में लिखा है कि किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होता है फॉर ऑल द नॉट वेरी गुड रीजंस। सो ऐसा है कि मेरी दोस्ती को तुमने कभी मेरी कमजोरी समझा, कभी मेरी दोस्ती में दिखे तुम्हें बेबुनियाद इशारे। ना मिला तुम्हारा वक्त, ना मिला साथ, ना मिला एहसास और ना मिले कांधे के सहारे। एक दिखी नहीं तुम्हें दोस्ती मेरी, एक दिखी नहीं तुम्हें दोस्ती मेरी, ना उसकी सादगी ना मासूमियत ना उसकी जरूरत, दिखे वो हर गैर बे मुनासिब जज्बात। हाउ सैड। दिखे वो हर गैर मुनासिब जज्बात जो कभी थे ही नहीं, जो ना कभी थे ना कभी हो पाएंगे दरमिया हमारे, जो ना कभी थे ना कभी हो पाएंगे दरमिया हमारे। दोस्ती की समझ शायद मेरी कच्ची है, दोस्ती की समझ शायद मेरी कच्ची है, मुझे समझ नहीं आते ये नए जमाने के मायने तुम्हारे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि आपने तो सिर्फ दोस्ती की अपने तरफ से और सामने वाले ने उसे हमेशा अलग तरीके ही से ही समझा? ऐसा होता है और इसी का रिजल्ट होता है कभी कभी कि मासूमियत जो इंसान में होती है वो खत्म होने लगती है और पता भी नहीं चलता। या ऐसा उनके बारे में भी कुछ लाइनें लिखी है मैंने कि कभी मासूमियत को मरते देखा है, कभी मासूमियत को मरते देखा है, सच्चाई के चेहरे पे झुर्रियों को संवरते देखा है। सब कुछ बदल के रख देता है, सब कुछ बदल के रख देता है, बदलाव ये इंसान के ज़मीर का। सब कुछ बदल के रख देता है ये बदलाव इंसान के ज़मीर का। खामोशी में दम तोड़ते हुए रिश्तों को क्या फिर से कभी उभरते देखा है? देखा है। ऐसा है और थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग the poetry that I'm sharing. The best poem I have heard on friendship. Oh, thank you so much, Ankit. That's very very sweet of you. That's very sweet of you. एक पोयम नहीं, कुछ 4 लाइनें लिखी थी मैंने डिवोर्स के ऊपर और शादियों के ऊपर और रिश्तों के ऊपर, क्योंकि वो भी एक चीज है जो आजकल के टाइम पे उसके भी मायने बदल रहे हैं। लोगों की सोच अच्छे और बुरी हर तरीके से बदल रही है। तो उसी के बारे में लिखा था मैंने कि 2 दस्तखतों में सिमटा एक कागजी सा रिश्ता। जब शादी होती है तो दस्तखत होते हैं कोर्ट में जाकर के, तो 2 दस्तखतों में सिमटा ये कागजी सा रिश्ता, चंद मुस्कुराहटों में लिपटा ये नाराजगी का रिश्ता। खिंच जाए तो एक चैन की नींद सा सुकून, वरना नींद से तड़पती उबासियों सा रिश्ता। जो चल लिए हर कदम साथ तो एक कहानी खूबसूरत, जो चल लिए हर कदम तो एक कहानी खूबसूरत, वरना दर्द भरी गजलों की उदासियों सा रिश्ता। साथ हैं तो हर दिन ईद सी, वरना बस रह गया ये नम आंखों से किया नमाजियों सा रिश्ता। कि 2 दस्तखतों में समझा ये कागजी सा रिश्ता। ऐसी तो होती हैं शादियां और रिलेशनशिप्स, राइट? कि अगर साथ है तो कितना खूबसूरत है, और साथ नहीं है और साथ हो के भी साथ नहीं है तो कितना दर्द भरा हो जाता है। ये सब कुछ थी मेरी फेवरेट पोएम्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो डेफिनेटली पूछें, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये वर्चुअल कॉन्वर्सेशन जो हम इतने देर से कर रहे हैं। और फिर से कहूँगी कि मेरा जो इनिशिएटिव है मुक्ति मिशन,
उससे उसके कॉज को अगर सपोर्ट कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल जो मुझे इसमें सपोर्ट कर सके। और जब मैं सपोर्ट की बात कर रही हूँ तो मैं मॉनिटरी या पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ख्याल की बात कर रही हूँ। मुझे और लोगों तक पहुँचने की है के से हेल्प करें और मुझसे रीच आउट करें। और अगर मेंटल हेल्थ की कोई बात है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई अगर आप में कोई ऐसी बात है जो आप किसी से बताना चाहते हैं, या कोई इशू है अगर आप उससे डील कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और आप को हेल्प चाहिए, कोई शेयर करने वाला या कोई आपको उससे बाहर निकालने वाला, डू रीच आउट टू मी फॉर काउंसलिंग्स और डिस्कशंस और वट एवर, आई एम देयर। और बाकी आपके पास अगर कोई सवाल है मेरे लिए तो डेफिनेटली पूछें। वरना जाते जाते अगर कोई फरमाइश है तो डेफिनेटली बताएं, आई वुड लव टू शेयर दैट। या फिर हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सब जुड़े रहे, इतना सारा प्यार दिया, इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझे रिप्लाईज और रिस्पॉन्स देते रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक कविता है, मैं जाने से पहले अगर हो सके तो मैं डेफिनेटली उसको कहना चाहूंगी। काफी रिसेंटली लिखा था। हम एक क्वेश्चन है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त आप क्या एस्पेक्ट देखती हैं? ओह, दैट्स अ वेरी स्वीट क्वेश्चन अंकित। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। नो वन शुड गेट हर्ट, नो वन। एंड उस नो वन में मैं भी आती हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो वो बहुत सेफ डिसीजन हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का नुकसान ना हो। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग। और अगर उसके साथ अगर चेहरे पे स्माइल आ रही है तो दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग, यू नो, द बेस्ट कॉम्बो। that's what and I see positivity। हाँ, नेगेटिविटी से मुझे कुछ बहुत हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जिससे मैं दूर भागती हूँ, तो उसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव रहता है जब भी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ। और मैं एक जाते जाते एक पोयम सोच रही हूँ कि मुझे मिल जाए, जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा था। और बाकी आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज शेयर जरूर करें। और मीनवाइल मुझे 1 मिनट दे। आप लोगों को फोटोज खींचना तो पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है फोटोज खींचना। और फोटोज के बारे में ही मैंने कुछ नज्म लिखी थी, कुछ 4 लाइनें लिखी थी मैंने, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे लिखा था। और ये लिखा था कि समेट लेने दो इन लम्हों को हमेशा के लिए एक फ्रेम में। समेट लेने दो इन लम्हों को हमेशा के लिए एक फ्रेम में, कि ये लम्हा पल झपकते ही गुजर जाएगा। सालों बाद जब पलटेंगे पन्ने एल्बम के, तो ये पल वहां बार बार मुस्कुराएगा। न रहेंगे वो लोग, वो समा, वो वादियां, ना वो जज्बात। न रहेंगे वो लोग, ना वो समा, ना वो वादियां, ना वो जज्बात। फिर भी वो जादू एक फ्रेम में, एक फोटो में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तो समेट लेने दो मुझे इन लम्हों को हमेशा के लिए एक फ्रेम। आई थिंक सेल्फी का ज़माना है, फोटोग्राफ्स का ज़माना है, और हम लोग मौके नहीं छोड़ते हैं फोटोज देने के लिए। मैं तो डेफिनेटली नहीं छोड़ती।
लास्ट एक छोटा सा पोएम सुनाऊंगी आप लोगों को। नमक। जब मैं आपके सामने ये शब्द कहती हूँ तो नमक से आपको क्या याद आता है? जले पे नमक छिड़कना। यस, हमारे हमारे जहन में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो यही होता है कि नमक। अभी खाने की बात हो नहीं रही है, बात हो रही है शायरी की, कविताओं की, तो बात याद आती है हमें कि हमारे जले पे कोई नमक ना छिड़के, राइट। फिर मैंने नमक को एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया है अपने इस रेसिपी में। सुनिएगा जरूर कि चुटकी भर ही काफी था, चुटकी भर ही काफी था जिंदगी में स्वाद के लिए, वो तुम्हारा आना कुछ पल के लिए, फिर दस्तक देकर ओझल हो जाना। वो कुछ पल के लिए तुम्हारा आना और दस्तक देकर ओझल हो जाना, और नमक सा घुल जाना बेरंग सी जिंदगी में मीठी सी स्वाद के लिए, कि एक चुटकी भर ही काफी था जिंदगी में स्वाद के लिए। आई थिंक काफी सारी कविताएं और पोएम्स हमने आज शेयर करा, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ यहाँ पे वक्त बिताते हुए, आप लोगों से बातें करते हुए, अपने पोएट्री शेयर करते हुए। आशा है कि फिर मिलेंगे। कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरा पेज है, वहां से आप कनेक्टेड रह सकते हैं। डू शेयर योर लव, योर लाइक्स, योर सपोर्ट, वट एवर आपको जैसा सही लगे। मैसेंजर में आप अगर मेरे पेज के मैसेंजर में करेंगे तो शायद मुझे मैसेज जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में वो शायद स्पैम में चला जाता है, क्योंकि अगर हम फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो मेरे पेज में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या फिर आप कवितालय में किसी से भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है, कोई बात करनी है, तो उनसे आप रीच आउट कर सकते हैं। और आशा है फिर से मिलें कुछ कविताओं के साथ, कुछ बातों के साथ। Thank you so much for all the love and support that you have been showering, in these last few minutes. मुझे बहुत अच्छा लगा, और अखिलेश और कवितालय की पूरे टीम को बहुत 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 कंग्रेचुलेट करूंगी कि you guys are doing such an amazing job. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारा यूथ कुछ कंस्ट्रक्टिव करता है, कुछ पॉजिटिव करता है। ट्रेडिशनल माइंडसेट और ट्रेडिशनल इश्यूज और प्रॉब्लम से बाहर निकल के जब आप कुछ एफर्ट्स करते हो और कुछ नया क्रिएट करते हो, माई सल्यूट टू यू पीपल, सीरियसली। और मेरी कभी भी कोई आपको हेल्प लगे, कोई सपोर्ट चाहिए आपको, प्लीज बेझिझक आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को सपोर्ट करने की, हेल्प करने की। एंड कीप ऑन डूइंग द अमेजिंग जॉब यू गाइज आर डूइंग। कवितालय टीम, अखिलेश, क्योंकि मैंने बातें हुई हमारी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस एंड सो सपोर्टिव एंड सो हेल्पफुल एंड कॉन्टैक्टिंग विथ मी। और इसी बात पे मैं कहूंगी कि क्यों मुझे मैसेंजर पे मैसेज ना करें या फिर मेरे पेज पे, क्योंकि आई थिंक अखिलेश के साथ भी ऐसा हुआ था। अखिलेश रीच्ड आउट टू मी और उन्होंने मुझे मेरे प्रोफाइल में मैसेज किया था, और एक बार मैं स्पैम का मैसेज देख रही थी तब मुझे उनका मैसेज दिखाई दिया। और बताइए, अगर उनका मैसेज मैं नहीं देखती तो क्या मैं आज आप लोगों के साथ इस तरीके से रूबरू हो पाती? शायद नहीं। इसीलिए लेट्स चूज द राइट मीडियम टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, एंड इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच राजकमल जी, अंकित, थैंक यू सो मच, यू वर वेरी इंटरैक्टिव। थैंक यू पंकज, थैंक यू शिव कुमार जी, नीलेश जी, थैंक यू सो मच। टीम कवितालय वन सेकेंड, थैंक यू। नितेश, थैंक यू नितेश, थैंक यू अविनाश, थैंक यू पंकज जी फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, और मुस्कुराते रहिए, और खुद से इश्क करना मत भूलिए। सब बाकियों से इश्क करना बहुत आसान होता है, पर खुद से इश्क करें तो वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है। सो लव योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, एंड लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स टू यू, ऑल ऑफ यू। टेक केयर, नमस्ते।